गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक समास है, जिसे हम कंपाउंड भी कहते हैं। समास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड नोट्स डाल रखे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो को समझने में काफी मदद करेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि समास है। समास में सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ हमारा क्या होता है? एक तो संक्षिप्तीकरण होता है, और दूसरा अगर हम कहें तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे हो गई? ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया ऐसे हो गई कि जब भी हम समास बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तब जाके वो हमारा एक नया शब्द बनता है। अब आइए देखते हैं परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा होगी हमारी, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ये तो हमने लिखा, आप समझेंगे। परिभाषा में क्या है? दो या दो से अधिक शब्द। अब इसमें देखिए, एक उदाहरण मैं लेती हूं, अंधकूप। ठीक है, ये हमारा एक शब्द है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। इसमें दो शब्द है, देखिए कैसे। ये देखिए, अंध और कूप। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक शब्दों, अब यहाँ पे दो शब्द निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द, न कि निरर्थक। सार्थक शब्द कैसा होता है? जिसका कि मीनिंग होता है, और निरर्थक शब्द क्या होता है? मीनिंगलेस शब्द होता है। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब उदाहरण मैंने लिख लिया, अंधकूप। अब ये हमारा एक शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, ये दो शब्द हो गए। अब इनको कैसे हम समास बनाएंगे? तो इनको बनाएंगे हम अंधकूप। ठीक है, ये हमारा समास का शब्द हो गया। ये यहाँ पर अलग हुआ और ये यहाँ पर एक समास का शब्द हो गया। अब इसमें ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, इनको शब्द न कहकर पद कहते हैं। क्यों पद कहते हैं? इसलिए कि ये जब भी समास बनाते हैं तो इन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। अगर हम अंध का मतलब अंधा होता है, ठीक है, अंध का मतलब क्या होता है? अंधा होता है। और कूप का मतलब क्या होता है? कुआं होता है। ठीक है, तो जब कुआं को अलग से बोलेंगे तो ये एक शब्द हो गया। ठीक है, उसी तरह अंधा को अलग से बोलेंगे तो एक शब्द हो गया। लेकिन जब ये दोनों साथ मिल रहे हैं और बोलते हैं कि अंधा है जो कुआं, तो वो हमारा पद हो गया। क्योंकि क्या होता है कि ये दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जा रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें समास बोलेंगे और इनको पद बोलेंगे। ठीक है, शब्द और पद में क्या अंतर है? वही मैंने पहले बताया आपको कि अगर अंधा बोलेंगे और कुआं बोलेंगे तो वो हमारा
क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पद बोलते हैं। एक वाक्य में देखिए कि क्या होता है। सपोज रमा स्कूल जाती है, ठीक है, रमा स्कूल जाती है, ये हमारा एक वाक्य हो गया, रमा स्कूल जाती है। अब अगर सिर्फ हम रमा लिखते हैं तो ये हमारा शब्द हो गया। लेकिन ये जो रमा है वो एक वाक्य में जुड़कर इस वाक्य को कंप्लीट बना रहा है, इस वाक्य का अर्थ निकल के आ रहा है, मतलब हो रहा है, तो ये हमारा जो रमा हो गया यहाँ पे पद हो गया। अगर सिर्फ बोलेंगे रमा तो वो हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। लेकिन एक वाक्य में जुड़ रहा है और वाक्य का अर्थ बदल रहा है तो ये पद हो गया। उसी तरह यहाँ पर अंध और कूप ये दो शब्द है, लेकिन जो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, तो ये हमारे पद हो गए। एक दूसरे के सहायक हो रहे हैं तो ये हमारे पद हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको परिभाषा, अर्थ और एक उदाहरण के थ्रू समझ में आ गया होगा। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा अंधकूप है ये समास है और इसे समासिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समासिक पद या शब्द भी बोल सकते हैं, समासिक शब्द, लेकिन पद ही मेन बोलते हैं या समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, ये समासिक पद और समासिक शब्द क्यों बोलते हैं कि जब भी हम समास बनाते हैं और वो प्रक्रिया जो होती है और प्रक्रिया के बाद जो एक नया शब्द निकल कर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है हमारा अंध जो है हमारा, इसमें ये पूर्व पद हो गया। कौन सा पद हो गया, पूर्व पद। और कूप जो है हमारा क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। पूर्व पद मतलब पहले का पद, उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला पद। ठीक है, अब अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, अंधा है जो कुआं, ठीक है, यहां पे मैं लिखती हूं अंधा है जो कुआं। ये हमारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि अंधा है जो कुआं में जो कुआं जो है वो क्या है, अंधा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, जब हम समास को एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से, अंधा है जो कुआं, तो वो हमारा क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अर्थ क्या है समास का, परिभाषा क्या है समास की, समस्त पद या समासिक पद या शब्द किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है। एक उदाहरण के थ्रू हमने समझा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए समास के प्रकार की तरफ चलते हैं। उदाहरण भी मैंने कर लिया, उदाहरण भी हमारा हो गया, एक उदाहरण के थ्रू हमने इसको समझ लिया। अब प्रकार की तरफ चलते हैं। तो हमारे समास के कुल कितने प्रकार हैं, समास के कुल 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा क्या है, कर्मधारय समास। चौथा क्या है, द्विगु समास। ठीक है, पहले हम ऐसे लिखते थे द्विगु,
लेकिन अभी मानक हिंदी के अनुसार इजी करने के लिए, बच्चों को अधिक अच्छे से समझने के लिए हम उसे एक्सटेंड करके ऐसे लिखते हैं, द्विगु समास। फिफ्थ वन क्या है? द्वंद्व समास। और छठा क्या है? बहुब्रीहि समास। ये हमारे कुल 6 प्रकार हो गए समास के। कौन कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में हम क्या देखते हैं कि इसमें अव्यय का भाव होता है। क्या होता है? अव्यय का भाव होता है। अब ये अव्यय हमारा क्या है? अव्यय हमारा वैसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। किस किस के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वैसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं इसमें। और हाँ, किससे कहते हैं अव्ययीभाव समास? अव्ययीभाव समास में जो हमारा प्रथम पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और द्वितीय पद जो होता है वो कोई भी होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, यथा शक्ति। ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब इसमें जो यथा हमारा है ये अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द। शक्ति जो है हमारा ये ऐसे नॉर्मल शब्द है। ठीक है, ये यथा जो है ये हमारा क्या हो गया? मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा पूर्व पद हो गया, पूर्व पद। और शक्ति जो है ये हमारा उत्तर पद हो गया। ठीक है, ये उत्तर पद हो गया। तो ये प्रथम जो शब्द है अव्यय शब्द, ये जब किसी दूसरे शब्द के साथ मिलता है तो ये तो बन तो जाता है समास, लेकिन समास बनने के बाद ये जो ये अव्यय होने की वजह से ये जो दूसरा शब्द है ये भी अव्यय हो जाता है। मीन्स इसमें भी किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। जैसे हम कभी भी बोलते हैं, जैसे कि यथाशक्तियों नहीं बोलते हैं, यथाशक्ति ही बोलते हैं, मतलब उसका वचन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और किसी अगर काल में प्रयोग करते हैं तो हमने उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह एक और उदाहरण लेती हूं मैं, भरपेट। ठीक है, अब इस उदाहरण में भी ये हमारा पूर्व पद और ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा अव्यय शब्द है भर, और पेट क्या है? सामान्य शब्द है। अब इसकी वजह से ये भी हमारा क्या है? अव्यय शब्द बन गया। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? अव्यय समास या अव्ययीभाव समास हो गए। अब इसमें देखिए, क्या कभी हमने कभी बुक में या कहीं ऐसा पढ़ा है या सुना है कि भरपेटो? नहीं, भरपेट ही होता है। चाहे कहीं भी हम उसको प्रयोग कर ले वो हमारा भरपेट ही होता है। तो इसमें क्लियर चीज क्या निकल कर आ गई कि अव्ययीभाव समास में जो प्रथम शब्द होता है या पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, और उत्तर पद जो होता है सामान्य शब्द या पद होता है। लेकिन जब ये अव्यय शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलता है तो उसको भी अपने साथ अव्यय में बदल देता है, तो जिससे कि लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब आइए दूसरा जो है हमारा तत्पुरुष समास, उसकी तरफ चलते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें विभक्तियों, प्रसंगों का लोप होता है, या कहे तो कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें हमारे पूरे कारक चिन्ह हम देखते हैं। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? हमारे कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कर्ता कारक है। ठीक है, पहला कर्ता कारक है, इसका क्या है? ने। कर्म कारक, को, विभक्ति चिन्ह। ठीक है,
करण कारक का क्या है? से, के द्वारा। फिर उसके बाद संप्रदान है, के लिए। आपादान, से, लेकिन अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के और की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपादान, सॉरी, अधिकरण। अधिकरण का क्या है? विभक्ति में और पर। और नेक्स्ट हमारा है संबोधन। ये हमारे कुल हो गए, इसमें हे, अरे और समथिंग आता है। तो इसमें ये जो कारक है, कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी जो है सभी जो बचे हुए हैं, जैसे कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, आपादान कारक है, संबंध कारक है और अधिकरण कारक है, इन सभी का यहाँ पर प्रयोग होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। कैसे होता है तो देखते हैं कैसे होगा, एक उदाहरण के थ्रू देखते हैं, और बाकी जब मैं तत्पुरुष समास को डिटेल में बताऊंगी तब मैं अच्छे से सारे को प्रयोग करके बताऊंगी। जैसे यहाँ पर एक शब्द मैंने ले लिया, यश प्राप्त। ठीक है, ये हमारा एक शब्द हो गया। अब इसको हम पहले समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तो यश यश को प्राप्त, ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये समास हमारा विग्रह हो गया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, समास विग्रह। ये हमारा समास विग्रह हो गया। अब इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एक शब्द हो गया यश, पूर्व पद, और ये हो गया हमारा उत्तर पद। तो इसमें क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, न कि पूर्व पद प्रधान होता है। और जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो ये जो है कारक की विभक्ति चिन्ह, ये किस कारक की है? कर्म कारक की है। ठीक है, इसका लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कहाँ? समास विग्रह में नहीं, समासिक शब्द में या समस्त पद में। और जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो यही विभक्ति आकर वहां पर ऐड हो जाती है और उसको एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तीसरा प्रकार हमारा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक पद विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब इसमें कोई भी पद, पहला या पूर्व पद या उत्तर पद विशेषता बता सकता है, या उत्तर पद या पूर्व पद क्या होता है? विशेष्य हो सकता है। तो जैसे एक लेते हैं हम, क्या लेंगे? महात्मा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया, समास का शब्द हो गया, समासिक शब्द हो गया। अब इसको यहां पर ब्रेक जब हम करेंगे तो ये हमारा पूर्व पद और ये हमारा क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। हो गया उत्तर पद? नहीं, यहां पर क्या होता है? आत्मा उत्तर पद में हो जाता है। ठीक है, और जब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या करते हैं? महान है जो आत्मा। ठीक है, ये हमारा समास विग्रह हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया समासिक शब्द या पद का या समस्त पद का। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे देखेंगे कि यहां पर क्या होता है? महान जो है हमारा आत्मा की विशेषता बता रहा है। आत्मा ये हमारा क्या है? ये हमारा
संज्ञा है, ठीक है। और महान जो है क्या है, ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, आत्मा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। एक दूसरा शब्द लेंगे, चरण कमल, ठीक है। ये हमारा समासिक शब्द या समस्त पद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो शब्द बन गए। अब जब इनको हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, कमल के समान चरण, ठीक है। अब इसमें दो चीज हमारा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पहला कमल और दूसरा चरण। तो इसमें से एक उपमा है और एक उपमेय है। उपमान कौन है, उपमान हमारा वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमेय किसका होता है, जिसको उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान बोलते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है। तो चरण हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। कमल हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, करेक्ट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम जो हमारा कर्मधारय समास है उनको दो आधार पर हम उनको डिफाइन करते हैं। पहला, एक तो विशेष्य और विशेषता बताता है, और दूसरा उपमान और उपमेय बताता है। अब इसमें से पहला पद या दूसरा पद या पूर्व पद, उत्तर पद, कोई भी हमारा विशेषण बता सकता है और कोई भी विशेष्य बता सकता है। उसी तरह पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी उपमेय बता सकता है और कोई भी उपमान बता सकता है। तो ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। अब आइए अपने चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं जो कि द्विगु समास है। द्विगु समास हमारा बहुत ही इजी है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर द्विगु समास का, 9 रत्न, ये हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया, 9 रत्न। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या करते हैं, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। और एक चीज इसमें ये हमारा समास विग्रह है। ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा है समास विग्रह, मीन्स एक्सप्लेन कर दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर इस शब्द को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ठीक है। तो पूर्व पद में देखेंगे कि यहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसे प्रधान होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण बताता है, ये संख्या हमारी बताता है, और संख्या जब हमारा बताता है तो वो विशेषण होता है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा समास है, ये हमारा द्विगु समास है। 9 है, त्रि है, त्रिभुवन में जैसे त्रि आ रहा है, दोपहर में 2 आ रहा है, 2 मास में 2 आ रहा है। तो ये सब हमारे किसके उदाहरण हो गए, ये सब हमारे द्विगु समास के उदाहरण हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे 9 रत्न मैंने लिखा, 9 रत्नों का समूह, मतलब समूह हो रहा है, ठीक है, ग्रुप हो रहा है, किसी चीज का मिलन हो रहा है, समाहार हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो क्या क्या चीज हमने इसमें देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट, इसमें पहला तो पूर्व पद प्रधान होता है, और वो पूर्व पद जो होता है वो संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। और दूसरा क्या क्या होता है, यहाँ पर हम चीजों का समाहार देखते हैं, समूह देखते हैं, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। अब आइए अपने पांचवें प्रकार की तरफ चलते हैं जो कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे ये हमारा 2 पद है। अब अक्सर हम देखते हैं कि द्वंद्व समास में ये जो 2 पद होते हैं ये एक योजक चिन्ह के द्वारा, जिसे हम हाइफन बोलते हैं, उनके द्वारा जुड़े रहते हैं, या कभी कभी इसमें ये योजन चिन्ह जो है वो लुप्त भी होता है।
तभी भी हम फाइंड कर लेते हैं कि ये द्वंद्व समास है। और इसमें इस योजक चिन्ह की जगह संयोजक अव्यय लगा के लिखते हैं। अब वो संयोजक अव्यय हमारे कौन कौन से देखेंगे। जैसे हमने देखा होगा और, तथा, या, अथवा, एवं, ये हमारे क्या है, योजक अव्यय शब्द है। ठीक है, अब ये जब हम जो योजक चिन्ह है इसकी जगह पे इनको फिट करते हैं, तो जैसे अन्न जल हमने लिखा है तो यहाँ पे हमारा ये और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अन्न और जल। ठीक है, इस तरह हम इनको समझते हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास। इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी, इसमें देखी कि द्वंद्व समास में जो हमारा पूर्व पद है और जो उत्तर पद है ये दोनों प्रधान होता है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह की जगह जो हमारा संयोजक अव्यय होता है वो लगता है। ये कब लगता है, जब हम उनका समास विग्रह करते हैं, जैसे कि अन्न और जल, ये हमारा समास विग्रह हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समासिक शब्द या समासिक पद या समस्त पद, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा वो हो गया, और यहाँ पे समास विग्रह हो गया। तो ये और कहाँ आ रहा है, जब हम विग्रह कर रहे हैं तब ये संयोजक अव्यय हमारा और यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। लास्ट वन जो हमारा छठा प्रकार है वो हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद, मीन्स इन दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आनन होगा, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो गजानन लिखते हैं, लेकिन जब सेपरेट करेंगे तो आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व पद है जैसा कि हम जानते हैं, और ये उत्तर पद है। तो इन दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये किसी तीसरे पद को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कैसे, तो जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गजानन, गज के समान आनंद। ठीक है, यहाँ आनंद का मतलब हमारा क्या हो गया, आनंद का मतलब यहाँ पे मुख से होता है। ठीक है, और गज मतलब हाथी, मतलब हाथी के समान मुख। तो ये हाथी के समान मुख क्या सभी के होते हैं, नहीं, ये किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास के बारे में बताया गया है। तो किसे कहते हैं, गणेश, भगवान गणेश को हम गजानन के नाम से जानते हैं। गज के समान आनंद, क्योंकि उनका जो मुख है, जो आनंद है वो हाथी के जैसा है, इसलिए इनको हम गणेश को गजानन बोलते हैं। गणेश जी को क्या बोलते हैं, गजानन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में हमने क्या देखा, बहुव्रीहि समास में देखा कि इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों पद प्रधान नहीं होते, ये दोनों मिलके किसी तीसरे पद को प्रधान बताते हैं या किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण हमने देखा, गज के समान आनंद। ठीक है, इसमें गज का मतलब हाथी हमने बताया और आनंद का मतलब मुख, मीन्स ये गणेश जी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यही हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तो आई होप आपको ये समास के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जैसे आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, जिनको इन वीडियो को समझने में सहायता चाहिए, इस टॉपिक को समझने में सहायता चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th के हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, उनको ये समास टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनको भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।